कॉपीज को प्लीज 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए। इधर लिखिए पेटेंट डिफेक्ट, हाँ उसी को कंटिन्यू करना है। लेटेंट डिफेक्ट, स्पष्ट त्रुटि, लिखिए अस्पष्ट त्रुटि। प्लीज इसमें स्टार्ट कीजिए। पॉइंट नंबर कौन सा था जी? पॉइंट नंबर 3 लिखिए, पॉइंट नंबर 3 लिखिए प्लीज। Section 95 and 96 deals with Section 95 and 96 deals with patent defect, deals with patent defect. Sorry, 95 कौन सा है? और 96 and 97. Section 96 and 97 deals with patent defect. धारा 96 स्पष्ट त्रुटि से संबंधित है। धारा 96 स्पष्ट त्रुटि से संबंधित है। इधर लिखिए सेक्शन 98, सेक्शन 98, 99, सेक्शन 98, 99, 100 and 101 and 101 related to and 101 related to latent defect. धारा 98, 99, 100 व 101 अस्पष्ट त्रुटि से संबंधित है। अस्पष्ट त्रुटि से संबंधित है। चौथा पॉइंट लिखिए प्लीज। सेक्शन 96 लिखना स्टार्ट कीजिए। धारा 96 लिखिए। wherever language is defective, जहां कहीं भी दस्तावेज की भाषा त्रुटिपूर्ण है तो तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। then no evidences can be given to prove such document. To prove such document. No evidence can be given to prove such document. तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा उस दस्तावेज को साबित करने के लिए, उस दस्तावेज को साबित किए जाने के लिए, दस्तावेज को साबित किए जाने के लिए। इलस्ट्रेशंस जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है सर, आज तक एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, बट दे कैन आस्क दोस इलस्ट्रेशंस आल्सो, सो लेट्स डिस्कस दोस इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस देख लीजिए एक बार, मैं आपको इलस्ट्रेशंस दिखा देता हूँ। इलस्ट्रेशंस यहाँ से थोड़े से इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। इस पार्ट में थोड़े इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है सर। आ जाइए इलस्ट्रेशन 96 पे। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है सर कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उसके फेस पर ही क्या है वो डिफेक्टिव है, या फिर तो आप उसको क्या दोगे, उसकी लैंग्वेज जो है, उसके डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है, तो आप उसके लिए कोई भी एविडेंसेस नहीं दोगे, बी इट ओरल और डॉक्यूमेंट एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं दोगे। इलस्ट्रेशन देखिए, ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल ए हॉर्स टू बी फॉर 1 लाख रुपीज और 1,50,000 रुपीज। मतलब एक क्या बोल रहा है सर वो कि मैं अपना घोड़ा भाई मैं अब या तो अपना घोड़ा 1 लाख में बेचूंगा
या 1.5 लाख में बेचूंगा। तो ये तो देखने से डिफेक्टिव पता लग रहा है ना सर कि घोड़ा कितने में बेच रहा है, 1 लाख में बेच रहा है, 1.5 लाख में बेच रहा है। पढ़िए, ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल ए हॉर्स टू बी 1 लाख रुपीज और 1,50,000 रुपीज। अब ऐसा कोई एग्रीमेंट किया है जिसमें कुछ चीज फिक्स नहीं है, तो एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइस वाज टू बी गिवन। तो उसके लिए साक्ष्य थोड़ी देंगे, तो पूरा डॉक्यूमेंट ही एम्बिग्यूअस है, डिफेक्टिव है सर, त्रुटिपूर्ण है दस्तावेजी, तो उसके लिए साक्ष्य थोड़ी देंगे। जो भैया 100% डिफेक्टिव है, तुम चाहो तो इधर लिख लीजिए, इफ द डॉक्यूमेंट इज 100% डिफेक्टिव, यदि दस्तावेज 100% त्रुटिपूर्ण है, यदि दस्तावेज 100% त्रुटिपूर्ण है, 100% डिफेक्टिव है, क्या है सर? 100% डिफेक्टिव। डॉक्यूमेंट को पढ़ने से पता लग रहा है सर ये पेटेंट डिफेक्ट है, ये पढ़ने से पता लग जाता है, मैंने आपको कल लिखवाया था ना। सिर्फ आप देखोगे दो डॉक्यूमेंट को, पहला डिफरेंस ये था अपना कि वो डिफेक्ट जो कि डायरेक्टली आपको देखते ही पता लग रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए डीड कंटेन्स ब्लैंक्स, एविडेंस कैन नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट्स व्हिच वुड शो दैट दे वर मीन टू बी फिल्ड। मतलब मान लीजिए एक डीड थी, मान लीजिए आपको एक घर खरीदना था, क्या खरीदना था? सुनिएगा, आपको एक घर खरीदना था, घर आपको खरीदना था 1 करोड़ में, लेकिन आपने क्या किया, जब उसकी डीड बनाई, डीड मतलब होता है विलेख, सेल डीड हो गई, लीज डीड हो गई, कुछ भी डीड मतलब लीज पे ले रहे हो, सेल पे ले रहे हो, तो उसका आपने क्या किया, रजिस्टर्ड करवाया एक, और आपने डीड बनाई। आपने उसमें क्या किया, ऐसे ऐसे लिखा रुपीस, और फिर आपने ऐसे खाली छोड़ दिया, तो आपको खाली नहीं, खाली क्यों छोड़ा भाई? तो देखने से पता लग रहा है कि इट्स डिफेक्टिव। अरे पता लग रहा है नहीं लग रहा है भाई? सीइंग यू कैन सी इट कि भैया लैंग्वेज डिफेक्टिव है, या तो तुमको लिखना चाहिए था ना। पढ़ लीजिए एक बार रजिस्ट्रेशन, हिंदी वाले भी पढ़ लीजिए प्लीज बैरक में। समझ में आ गए सर? दोनों रजिस्ट्रेशन समझ में आ गए? अगर ये रजिस्ट्रेशन में दे दो एग्जाम में तो लिख पाओगे, इसको एक्सप्लेन कर पाओगे? अरे कर दोगे ना एक्सप्लेन? ठीक है, वेरी वेल। आगे चलिए, आगे लिखिए पॉइंट नंबर 6, उसी में लिखिए अंदर, उसको कंटिन्यू कीजिए। पॉइंट नंबर 6, 5 के बाद 6, हाँ सामने नहीं लिखना है, उसी में लिखना है। पॉइंट नंबर 6, सेक्शन 97, सेक्शन 97, where the language used in document is plain, where the language used in document is plain, जहां कहीं भी दस्तावेज में, जहां कहीं भी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो, जहां कहीं भी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो, स्वयं स्पष्ट हो, स्वयं स्पष्ट हो, और विद्यमान तथ्यों पर ठीक ठाक लागू होती हो, और विद्यमान तथ्यों पर ठीक ठाक लागू होती हो, एंड इट अप्लाइज, एंड इट अप्लाइज accurately to existing facts, and it applies accurately to existing facts, to existing facts। जैसे मान लीजिए किसी ने डॉक्यूमेंट में लिखा कि हाउस नंबर है सर अपना A121, और A121 लिख के उसने बोला कि ये A121 होगा आदर्श नगर, जो राजा पार्क के पास स्थित है। क्या लिखा? आदर्श नगर जो राजा पार्क के पास में स्थित है, मतलब आदर्श नगर विच इज सिचुएटेड नियर बाय राजा पार्क। तो सर सबको पता है तो कि राजा पार्क के आगे कौन सा एरिया आता है? आदर्श नगर। या मैं बोलूं कि A121 गुजर की थड़ी कोमा गोपालपुरा, सबको पता है कि भैया ये एरिया वही है, तो लैंग्वेज में कोई भी परसेंट डिफेक्टिव है तो ऐसे लिख दीजिए, ये दस्तावेज, आगे लिखिए ये दस्तावेज 0% त्रुटिपूर्ण है, 0% त्रुटिपूर्ण है। दिस डॉक्यूमेंट इज 0% डिफेक्टिव, 0% डिफेक्टिव, दिस डॉक्यूमेंट इज 0% डिफेक्टिव, therefore no evidence can be given, therefore no evidence can be given, therefore no evidence can be given। इसलिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, इसलिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। सर एक दस्तावेज जो पूरी तरह से खराब है या एक दस्तावेज जो पूरी तरह से सही है, तो उसके लिए आप एविडेंस क्यों दोगे? हाँ, यही बात क्या करता है सर, यही बात करता है 96 और 97। इलस्ट्रेशन पढ़िए इसका,
ए सेल्स टू बी माई डीड माई ई स्टेट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघास, मतलब 100 बीघा जमीन कहां पर है सर उसकी? रामपुर में एक उसकी 100 बीघा जमीन है। ए हैज एन एस्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघा, और वाकई में ए के पास, और वास्तव में ए के पास में रामपुर में उसकी कितनी सर 100 बीघा जमीन है। तो एविडेंस आप नहीं दे सकते कि वो किस जमीन के लिए बात कर रहा था। बात समझ में आई? जैसे मेरे पास एक घर है, मुझे वो घर सोल्ड करना है, तो मैंने लिख दिया माई हाउस 8, आई एम सेलिंग माई हाउस टू हेमराज विच इज सिचुएटेड इन मानसरोवर। ठीक है, अब मैं कल को मना करता हूँ कि नहीं 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 मैं इस घर की बात नहीं कर रहा था, तो भाई तेरा घर वही है, तेरा घर क्या है? तेरा घर नहीं मानसरोवर में है, तो डीड में लिखा है तो सही लिखा होगा ना फिर, तो नो एविडेंस कैन बी गिवन, उसके लिए कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आई कि क्या पर्पज है इनका? अगर डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है, 0% डिफेक्टिव है, तो आप एविडेंस नहीं दोगे। 100% डिफेक्टिव है तो भी एविडेंस नहीं दोगे। घोड़ा बेचने जाता है, 1 लाख का बेचेगा या 1.5 लाख का बेचेगा, अब उसमें ही कंफ्यूजन है, तो फिर एविडेंस कैन बी, नो एविडेंस कैन बी गिवन। उसमें भी कोई साक्ष्य आप नहीं दोगे, ब्लैंक छोड़ दोगे तो भी एविडेंस नहीं दोगे। समझ में आ गया? समझ में आ गई कहानी? हाँ, अब उधर लिखिए पॉइंट नंबर कौन सा आएगा? चौथा आएगा, पांचवा आएगा? हाँ चौथा, उधर लिखिए पॉइंट नंबर 4, उधर लिखिए सेक्शन 98, सेक्शन 98। Wherever language used in document is plain, wherever language used in document is plain, जहां कहीं भी दस्तावेज में प्रयुक्त की गई भाषा स्पष्ट हो, जहां कहीं भी दस्तावेज में प्रयुक्त की गई भाषा स्पष्ट हो, परंतु परंतु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो, परंतु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो, बट it is unmeaning, but it is unmeaning in reference to existing facts, but it is unmeaning in reference to existing facts according to the circumstances, परिस्थितियों के अनुसार, अर्थहीन हो परिस्थितियों के अनुसार। पैराग्राफ निकल की then evidences can be given, तो साक्ष्य दिए जा सकते हैं, तो साक्ष्य दिए जा सकेंगे, तो साक्ष्य दिए जा सकेंगे, तो साक्ष्य दिए जा सकेंगे। इलस्ट्रेशन पढ़िए सर। ए क्या करता है, अपना एक कोई मकान था कोलकाता में, उसको बेचता है, लेकिन सर टेक्निकली बात देखा जाए तो ए का कोई भी मकान कोलकाता में नहीं था। उसका मकान कहाँ था सर? हावड़ा में। अब आप कहोगे सर हावड़ा कोलकाता एक ही तो है? नहीं, हावड़ा और कोलकाता एक नहीं है। हावड़ा एक टाउन है जो कोलकाता के पास में है। हो सकता है ना कि चोमू और जयपुर एक ही है क्या? अलग अलग है ना। तो जो हावड़ा ब्रिज है ना वहां का, वो कोलकाता को और हावड़ा को कनेक्ट करता है, इससे उसका नाम क्या दिया है? हावड़ा ब्रिज। समझ में आई बात? तो कोलकाता के पास में एक जगह है, उसका नाम है हावड़ा। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई उसने क्या लिखा था डीड के अंदर कि उसका एक हाउस है जो कोलकाता में है, पर टेक्निकल जब पता लगा कि उसका तो कोलकाता में घर नहीं, उसका घर कहाँ पे है, रहता उसका घर कहाँ है? हावड़ा में। जैसे कल को मैं बोल दूं कि मैं अपनी जयपुर की प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी कहाँ पे? प्रॉपर्टी हो सकते हैं चोमू में हो, तो एविडेंस दिया जा सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो आप। लैंग्वेज तो प्लेन है लेकिन अनमीनिंग है सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। टेक्निकली जयपुर में नहीं है, कहाँ पे मकान मेरा? चोमू में मकान है। बात समझ में आई? Of which B had in possession since the execution of the deed, these facts may be proved and showed to the deed। तो उसके लिए सबूत दिए जा सकते हैं। बात समझ में आई? डॉक्यूमेंट में अगर ऐसी चीज है तो। बट आपकी लैंग्वेज तो प्लेन थी, आपने लिखा तो स्पष्टता है, लेकिन उसमें हो क्या गया सर? उसमें हो क्या गया, उसका मीनिंग नहीं निकल रहा उस सर्कमस्टांसेस में। हो सकता है ना कि कल को ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आ जाए कि मैं अपनी जमीन वहां की सोल आउट कर रहा हूँ, लेकिन जमीन जो है टेक्निकली उसके पास में कोई जगह है वहां पे, मोर पर्टिकुलर अच्छे से नहीं लिखा होगा, तो अगर डिस्क्रिप्शन सही से नहीं दिया होगा तो आप ओरल एविडेंसेस या कोई भी एविडेंस दे सकते हो। ये सिर्फ ये बात नहीं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा, यहाँ पर यू कैन गिव ओरल एविडेंसेस ऑल्सो। समझ में आई? क्योंकि अब आप कहोगे कि सर विच इज एनीथिंग विच इज कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन, सर ये भी तो एक क्या है, डीड क्या है, वही तो है, संपत्ति का वैन नहीं तो है, तो आप इसमें एविडेंसेस क्यों दे रहे हो? तो यहाँ पे टेक्निकल बात ये है कि इसके लिए आप ओरल और दोनों दे सकते हो, डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए, जो त्रुटि हुई है उसको रिमूव करने के लिए। अगर कोई त्रुटि नहीं है या 100% त्रुटि है, मतलब 100% डिफेक्टिव है या 0% डिफेक्टिव है, तो एविडेंस तो इसे नहीं दोगे।
जो फेस पे पता लग रहा है उसको बोलते हैं पेटेंट डिफेक्ट, स्पष्ट त्रुटि दस्तावेज के अंदर। समझ में आ गई? बाकी समझदार आदमी हो आप लोग, समझ जाओगे, और क्या इससे ज्यादा क्या समझाऊं इसमें। सेक्शन 99 उधर ही लिखिए सर। कहां तक लिख दिया अपन? 4 नंबर तक हुआ था ना इधर। हाँ तो 5वां लिखिए इधर, उधर ही चलेगा आप सब कुछ, क्योंकि इधर के दो दो सेक्शन से पूरे हो चुके हैं ना, उधर 4 सेक्शन लिखने हैं। सेक्शन 99 लिखिए, वेयर लैंग्वेज यूज इन डॉक्यूमेंट इज प्लेन, वेयर लैंग्वेज यूज इन डॉक्यूमेंट इज प्लेन, जहां कहीं भी दस्तावेज में जो भाषा प्रयुक्त हुई है, जहां कहीं भी दस्तावेज में जो भाषा प्रयुक्त हुई है, जहां कहीं भी दस्तावेज में जो भाषा प्रयुक्त हुई है, वह स्पष्ट है, वह स्पष्ट है, परंतु वह स्पष्ट है, परंतु एक से अधिक पर लागू होती है, परंतु एक से अधिक पर लागू होती है, परंतु एक से अधिक चीजों पर लागू होती है, परंतु एक से अधिक चीजों पर लागू होती है। Where language used in document is plain, but apply on but applied but apply on but apply on more than one but apply on more than one out of several but apply on more than one out of several। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, evidences can be given evidence can be given to prove such fact। इस तथ्य को साबित किए जाने के लिए, इस तथ्य को साबित किए जाने के लिए साक्ष्य दिए जा सकते हैं, इस तथ्य को साबित किए जाने के लिए साक्ष्य दिए जा सकते हैं, इस तथ्य को साबित किए जाने के लिए साक्ष्य दिए जा सकते हैं। इलस्ट्रेशन देखिए, ठीक है इसमें इलस्ट्रेशन, हाँ देखिए। अब सर लैंग्वेज तो बिल्कुल क्लियर थी, सुनिएगा बात। सर वो ए एग्री करता है बी को कि भैया मैं क्या करूंगा आपको 1000 रुपए में, कितने रुपए में? अच्छा इसको भी चेंज किया नहीं किया इन लोगों ने, 1000 रुपए रखा है, इसको कैसे भूल गए? 1000 रुपए में अपना व्हाइट घोड़ा बेचूंगा। कौन सा घोड़ा बेचूंगा? व्हाइट घोड़ा। लेकिन सर ए के पास कितने व्हाइट घोड़े हैं? 2। तो बताएगा ना कि कौन सा घोड़ा बेचेगा। जैसे मेरे पास 2 कारें हैं, सुनना बात, मेरे पास क्या है सर? 2 कार है, और मैंने बोला मेरे पास मान लीजिए होंडा सिटी है 2, दोनों व्हाइट कलर की है। कुछ दिनों पहले मैं एक मूवी देख रहा था, तनु वेट्स मनु, सेकंड वाली। तनु वेट्स मनु सेकंड वाली में क्या होता है, वो राजा वस्त्र से मिलने आता है मनु शर्मा से। देखिए आप लोगों ने मूवी? तो राजा वस्त्र से मिलने आता है, तो वो क्या करता है, कोई कंगना रनावत की कोई डुप्लीकेट सी दिखती है, वो स्पोर्ट्स कोटे में खेलती है, स्पोर्ट्स प्लेयर। तो राजा वस्ती बोलता है अरे जब मर्सिडीज लेनी ही थी तो कलर तो चेंज कर लेता। तो वैसे सर मेरे पास भी 2 कारें हैं, मर्सिडीज तो नहीं है, होंडा सिटी 2 है सपोज मेरे पास। तो 2 मर्सिडीज 2 होंडा सिटी है मेरे पास। तो मैं आप आए मेरे पास कि कौन सी, मैंने बोला मेरी व्हाइट होंडा सिटी ले जा, उसका एग्रीमेंट बना दिया। अब हमने एग्री कर लिया, ओरली कर लिया या फिर एग्रीमेंट बनाया। अब वो तो एविडेंस देना पड़ेगा ना कि कौन सी होंडा सिटी, एक 3 साल पुरानी एक 5 साल पुरानी है, कौन सी होंडा सिटी में आपको बेच रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट तो प्लेन है, लेकिन एक से ज्यादा पर लागू हो रहा है। वैसे यहाँ पे घोड़ा है सर, समझ में ही बात, रिलेशन समझ में आया? ये रिलेशन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, नॉट इन राजस्थान बट इन अदर स्टेट्स। एक एग्री करता है टू कंपनी बी टू रामगढ़, ए एग्रीज टू अ कंपनी बी टू रामगढ़, एविडेंस में बी गिवन टू सॉर्ट वेदर रामगढ़ इन राजस्थान और रामगढ़ इन उत्तराखंड। हो सकता है ना। जैसे मेरे गांव के पास में भी एक गांव का नाम है, उसका नाम है श्रीनगर। मेरे जहाँ पे घर है उसके पास में एक गांव का नाम है श्रीनगर, और एक श्रीनगर है जम्मू कश्मीर वाला। अब मैं तुमको बोलता हूँ कि चलो मेरे साथ तेरे को चलना पड़ेगा, अपन एग्रीमेंट कर लेते हैं, मैं तेरे को श्रीनगर, अब बहुत सारी जगह गाँव है श्रीनगर, अब श्रीनगर तो बहुत सारी जगह गाँव है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि चलो चलते हैं। अब रामनगर तो बहुत ही कॉमन नाम है ना। एक रामनगर यूपी में भी है, उत्तराखंड में भी है। रामगढ़ रामनगर ये तो हर जगह है। अब ये तो इतना कॉमन नाम है कि आपको कहाँ जाना है ये तो बताना पड़ेगा ना। भाई तुमने टैक्सी वाले से एग्रीमेंट कर लिया कि भैया तू मेरे को लेके चलेगा श्रीनगर, टैक्सी वाला पूरा अपने 7-8 दिन का 10 दिन का सामान पैक करके बैठ गया, उसको लगा बढ़िया पार्टी मिल गई, आप उसको गाँव ले गए अपने। पूछना तो पड़ेगा ना कि कौन से श्रीनगर लेके जा रहे हो सकता है ना ऐसा हो। तो सर डॉक्यूमेंट तो ठीक बनाया था, लेकिन अब उसको एक से ज्यादा लोगों पे चीजों पे अप्लाई हो रहा है।
कल को मैं बोलूं कि तेरी शादी कराऊंगा चल जानवी कपूर से, लेकिन ये तो कोई और जानवी कपूर है, पूछोगे तो सही ना कि किससे किससे करवाओगे। सेम उसी टाइप का एक एग्जाम्पल है सर, ऑन द लाइटर साइड। चलिए सेक्शन 100 लिखिए, लिखिए आगे लिखिए। Section 100. Wherever the language used in document is plain, wherever the language used in document is plain, जहां कहीं भी दस्तावेज में प्रयुक्त की गई भाषा स्पष्ट है, जहां कहीं भी दस्तावेज में प्रयुक्त की गई भाषा स्पष्ट है, but partly apply on one, but partly apply on one and partly apply on others, but partly apply on one and the partly apply on others, स्पष्ट है, परंतु 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 वह भाषा भागत विद्यमान तथ्यों पर लागू होती है, भागत विद्यमान तथ्यों पर लागू होती है, और भागत विद्यमान तथ्यों के अन्य समवर्ग पर लागू होती है, भागत विद्यमान तथ्यों के अन्य समवर्ग पर लागू होती है, but partly apply on one and partly applies on another on the existing facts, apply on another on the existing facts। पैराग्राफ से निकल के लिखिए, evidences can be given to prove such fact, evidences can be given to prove such fact। तो ऐसे तथ्यों को साबित किए जाने के लिए, ऐसे तथ्यों को साबित किए जाने के लिए साक्ष्य दिए जा सकेंगे, ऐसे तथ्यों को साबित किए जाने के लिए साक्ष्य दिए जा सकेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन देख लीजिए। अब क्या हो रहा है ना सर, डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन अब वो दो चीजों पे लागू हो रहा है। जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल देखिए, माई लैंड एट एक्स इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, ए हैज लैंड एट ए बट नॉट ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, he has land in the occupation of y but it is not at x, evidence may be given of facts showing that he meant to sell। ये सर यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भैया इसके पास एक जमीन है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये x जो है ना सर, ये क्या है, एक लिख लीजिए, जगह का नाम है। क्या नाम है सर, ये जगह का क्या है सर, ये x, अरे क्या है ये सर, ये है अपना जगह का नाम। ठीक है, अब पढ़ो आप, इसको समझ में आ जाएगा पूरा ही, अब तो कुछ नहीं है इसमें। बच्चा क्या करता है ना, सिलेक्शन में कंफ्यूजन में रहता है कि यार ये एक्स क्या है, ये थर्ड पार्टी के पास में उसकी जमीन है ऐसे समझता है, लेकिन ये क्या है, एक्स यहाँ पे क्या है। हाँ, हिंदी में तो बहुत ही अलग नाम ऐसे किया है, लेकिन द थिंग इज ये जगह का नाम बोल रहा है। हिंदी में बता देता हूँ, ये जो लिखा है ना इसमें, भ में स्थित, तो भ क्या है इसमें, हिंदी वाले बच्चे, भ क्या है, ये जगह का नाम है। अब आप पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि मेरी एक जमीन है, वो एक्स जगह पर मेरी वाई के ऑक्यूपेशन में एक जमीन है, मतलब मेरी जमीन के ऊपर कौन ऑक्यूपेशन कर रहा है, वाई। अब सच्चाई ये है कि एक ही जमीन तो है एक्स जगह, लेकिन वहां पर वाई ऑक्यूपेशन नहीं करता। जहां वो वाई ऑक्यूपेशन करता है उस जमीन का नाम एक्स नहीं है, उस जगह का नाम क्या है, एक्स नहीं है। अरे हो सकता है ना कि दो जगह हो, एक जगह का नाम है एक्स, ये कह रहा है कि एक्स पर कौन काम करता है, वाई, ऐसे कहता है। तो ये कहना चाह रहा है सर कि जगह तो एक्स जगह पर वाई काम नहीं करता, और जहां वाई काम करता है, जहां वाई काम करता है उसका नाम एक्स नहीं है, उसका नाम जेड मान लो, उसका नाम जेड। तो वाई कहाँ काम करता है, जेड जगह पे काम करता है। तो मैं बोल सकता हूँ ना, मैं से बोल सकता हूँ ना कि हमारे ऑफिस का अमित है, मैंने बोल दिया कि मेरा वो वाला ऑफिस आज से तेरा हुआ जहां अमित काम करता है, मेरा एक्स ऑफिस है जहां पर अमित काम करता है, आज से वो ऑफिस किसका हुआ, आपका हुआ। लेकिन मालूम पड़ रहा है कि मेरे एक्स जगह का जो ऑफिस है वहां पर अमित काम नहीं करता, मेरे वाई जगह के ऑफिस पर अमित काम करता है। डॉक्यूमेंट तो प्लेन था,
लेकिन मीनिंग क्या था उसका, एक एक भाग यहां लग रहा था, ठीक है ना, एक भाग यहां लग रहा था, दो भाग हो गए ना सर, दो एक्स जो है, क्योंकि माई लैंड एट एक्स इन माई लैंड एंड एक्स इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, तो एक भाग तो ये हो गया और एक भाग ये हो गया। इसके लिए एविडेंस दिया जा सकता है ना भाई, कौन सा ऑफिस मेरे को दे रहे हो आप, आज से मैं बोलूं कि इंदु आप संभालेंगे मेरा वो वाला ऑफिस जहां पे अमित काम करता है, एक्स ऑफिस संभालो जहां पे मेरा अमित काम करता है, तो फिर आपको पता है सर एक्स में तो अमित काम ही नहीं करता, अमित तो वाई पे काम करता है, तो पूछोगे ना मुझसे, बात समझ में आई? मतलब डॉक्यूमेंट तो एक ही है, लेकिन वो पार्टली एक जगह लग रहा है और पार्टली दूसरी जगह भी लग रहा है। बच्चा कंफ्यूजन क्या रहता था यहाँ पे, वो समझता है कि सर ये एक्स क्या है, एक्स जगह का नाम है भाई, समझ में आई ना बात? अब यहाँ पे एक्स की जगह अगर वो चाहता तो रामनगर, श्यामनगर, रामगढ़ कुछ भी दे देता, तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होता ना फिर। अब आप पढ़ लो माई लैंड एट रामगढ़ इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, अब होगा कंफ्यूजन। लेकिन अगर नाम चेंज कर देगा तो लिख देना डायरेक्ट में ये जगह का नाम है ये, तभी इसको पकड़ पाओगे आप, वरना इलिस्ट्रेशन क्या होता है ना कि पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, फिर घूमोगे और ना अननेसेसरी। 101 101 अभी क्या होता है ना सर, न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के बारे में साक्ष्य है। अब सर क्या है एलिजिबल कैरेक्टर का मतलब, क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसे कैरेक्टर में लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है, जैसे लोकल लैंग्वेज हो गई, साइंटिफिक लैंग्वेज हो गई, ठीक है, आपके कोर्ट में एक आपके आप एडीजे जज बने, फिर एडीजे तक पहुंचे, फिर कोर्ट ऑफ सेशन, आपकी कोर्ट में एक ट्रायल आया, क्या है ट्रायल, ट्रायल कहते हैं साइंटिफिक, एक साइंटिस्ट का मर्डर हो गया था, उसके रिगार्डिंग एविडेंसेस कोर्ट ने में प्रस्तुत किए चार्जशीट बना के। जब आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे थे तो आपको एक, आप खुद भी गणित के छात्र रहे थे, आप खुद भी मैथ्स के स्टूडेंट रहे हो अपने स्कूल में, तो आपने उसकी थ्योरीज पढ़ी कि क्या थ्योरीज पे काम कर रहा था ये आदमी, क्या पता मरने के पहले इसने अपने कातिल का कोई क्लू छोड़ा हो उसके अंदर, हो सकता है ना, जो मास्टर माइंड उसने अपना क्लू छोड़ के गया हो किसी थ्योरी के अंदर बना के, तो आपको, अब आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही, आपको समझ में आ रहा है कि ये तो साइंटिफिक भी हो सकता है, कोई किसी क्या पता कोई लोकल लैंग्वेज में लिखी हो, हो सकता है किसी लोकल लैंग्वेज में लिख के गया हो, वो लोकल लैंग्वेज जो एंशिएंट हो, क्या पता कोई पुराना इतिहासकार हो जिसने कहीं से कोई भाषा सीखी हो, उसने उस भाषा में लिख दिया हो, तो आप एक्सपर्ट बुलाओगे, एविडेंसेस लोगे ना उसके लिए, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लिख लीजिए सेक्शन 101, सब इधर ही चल रहा है सर, कहाँ चल रहा है सब, हाँ सर इधर ही चल रहा है सब, ठीक है ना, इस साइड ही 101 लिखिए। लीजिए इनको इलिस्ट्रेशन जो है ना, इनको हल्का में मत लेना, ये यहाँ सवाल आता है, बार बार पढ़ोगे तो समझ सही दिमाग में बैठ जाएंगे, एक बार पढ़ोगे तो नहीं होगा, लो एक बार पढ़ने पे समझ में आता है, दिमाग में नहीं उतरेगा, दिमाग में जब उतरेगा जब उसको मल्टीपल टाइम आप रिविजन करोगे। लो के साथ बिल्कुल ये बात याद रखना, लो पढ़ रहे हो मल्टीपल टाइम रिविजन करो, एक सब्जेक्ट छोटा 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 और छोटा हो जाएगा जितनी बार रिविजन करोगे। जिन बच्चों ने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं और जो एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, क्यों टेस्ट बार बार लिए जाते हैं, ताकि आपका वो जो है वो स्मॉल 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 होता जाए। wherever wherever there is any there is any eligible eligible or not commonly intelligible, not commonly intelligible characters, जहां कहीं भी ऐसी लिपि हो, जहां कहीं भी ऐसी लिपि हो जो जो पढ़ी ना जा सके, जो पढ़ी ना जा सके, जो पढ़ी ना जा सके, या सामान्यतः समझी ना जाती हो, और सामान्यतः समझी ना जाती हो, जो कि जो कि विदेशी जो कि विदेशी जो कि विदेशी अप्रचलित अप्रचलित तकनी तकनीकी तकनीकी व स्थानीय स्थानीय या क्षेत्रीय शब्द वाली हो, या क्षेत्रीय शब्द वाली हो। नॉट कॉमनली इंटेलिजिबल कैरेक्टर ऑफ फॉरेन कैरेक्टर ऑफ फॉरेन कैरेक्टर्स ऑफ फॉरेन कोमा एप्सोलोट एप्सोलेट एप्सोलेट
कोमा टेक्निकल, कोमा टेक्निकल, कोमा लोकल, लोकल, और रीजनेबल एक्स, और रीजनेबल एक्स, और रीज, और रीजनल एक्सप्रेशन, और रीजनल एक्सप्रेशन, और रीजनेबल, और रीजनल expression, and words in a peculiar sense, and words used in a peculiar sense, and words used in a peculiar sense. Paragraph से लिखिए. Then evidence can be given. Then then evidence can be given to prove such facts. Then evidence can be given to prove such facts. इन तथ्यों को साबित किए जाने के लिए साक्ष्य दिए जा सकते हैं. इन तथ्यों को साबित किए जाने के लिए साक्ष्य दिए जा सकते हैं. हाँ जी, आप बताइए मुझे. A sculptor agrees to sell B all my modes. मोड्स क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? बुद्ध. देखिए, मोड्स का मतलब क्या होता है? मोड्स का मतलब दो होते हैं. एक तो होते हैं जो मॉडल्स खड़े हैं, जो खड़े करते हैं ना अपने स्कल्पचर दुकान के बाहर, एक वो होते हैं, और एक मॉडलिंग टूल्स को भी क्या कहते हैं हम लोग? मोड्स. दोनों को मोड्स कहते हैं. हिंदी में पढ़ता हूँ मैं. हिंदी में क्या लिखा है? मेरी सभी प्रतिमाएं कब भेजा करा करता है, क्या कि बस प्रतिमाएं और प्रतिमा बनाने के औजार भी हैं. तो प्रतिमाएं यहाँ पे जो अब इन्होंने हिंदी में क्या किया है ना, बहुत ज्यादा इसका अर्थ अच्छे से नहीं निकाला है. मोड्स का मतलब क्या होता है सर? बनाने के हथियार भी होते हैं, मूर्ति बनाने के हथियार या मूर्ति भी होती है. दोनों शब्दों में इसको इस्तेमाल किया जाता है मोड्स को. जो आर्टिशियन के जो औजार जो काम करता है, उसके जो हथियार है उसको भी क्या कहते हैं? तो उसके रिगार्डिंग अब ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज टेक्निकल लैंग्वेज है. क्या है ये? आज भैया जो बच्चा लो नहीं किया हुआ, मैं उसको बोलता हूँ जा वो AAR निकाल के ला, AAR 1975 निकाल के ला. क्या निकाल के ला? AAR 1975. या मैं बोलता हूँ उसको कि जा लाइब्रेरी में जाके और मनु पात्रा से एक आर्टिकल निकाल के ला. अब कोई भी चीज मैंने उसको बोल दे कि जाके वो निकाल के. अब उसको जब नहीं पता, तो उसको ये नहीं पता कि सर AIR में ढूंढना कैसे है. जैसे मान लीजिए मैंने उसको बोल दिया कि 2016 की SSC है और ये साइटेशन दे दिया, जाके बुक निकाल के ला. अब वो जितनी भी 2016 की बुक्स है ना सर, 2016 की जितनी भी SSC है, SSC में क्या होता है? वॉल्यूम्स होते हैं. आपने साइटेशन देखी है? कुछ इस तरह की साइटेशन मैंने लिखाई है कितनी बार क्लास में. 2016 10 SSC 715. इसका मतलब ये है कि 2016 का कौन सा वॉल्यूम है? 10वीं बुक लानी, 2016 की 10वीं बुक, उसमें 715 पेज नंबर पर आपको केस मिलेगा. उसका मतलब ये होता है. मान लीजिए मैंने उसको बोला कि 2016 की SSC लेके आ, उसमें केस है. अब जिस बच्चे ने लो किया है, नया नया लो किया, तो वो क्या करेगा? 2016 की जाके देखेगा तो 2016 सब लाइन से जमी हुई है 15-20 बुक. वो क्या करेगा? हनुमान जी के तो सारी ले आएगा ना, सारी ले चलता हूँ. तो टेक्निकल लैंग्वेज है तो पूछ सकता है ना सर कौन सा 2016 में कौन सा वॉल्यूम? 2016 में सीनियर से पूछेगा ना सर कौन सा वॉल्यूम है 2016 का. और सीनियर अगर गुस्सा करने वाला हुआ तो पूछोगे? पूछ लेना चाहिए. गुस्सा तो करेंगे और क्या दिक्कत है. और 2016 में ढूंढोगे कैसे फिर कौन सा वॉल्यूम है? फिर तो कुछ नहीं. फिर तो हर एक वॉल्यूम निकालो, उसके आगे का पन्ना निकालो, केस का नाम पता है तो फिर ऐसे करके, या फिर गूगल करो केस साइटेशन क्या है, पन्ना निकालो और आगे केस पढ़ो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है. पहली वॉल्यूम, दूसरी वॉल्यूम खत्म, तीसरी वॉल्यूम खत्म, चौथी वॉल्यूम खत्म, तब जाके केस मिलेगा. या फिर सीधा ऑनलाइन निकालो, ऑनलाइन साइटेशन देख लो उसकी क्या साइटेशन है. समझ में आई बात? कैसे बुक को ढूंढा जाता है. अब इसको नहीं पता, उसको क्या, उसको उसको कैसे पता लगेगा? क्योंकि ये जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, एडवोकेट लोग, ये सब क्या है हमारे लिए? तकनीकी भाषा है ना सर. किसी को कैसे तो एविडेंस, और तो एविडेंसेस दे सकते हैं उस तथ्य को प्रूव करने के लिए. इलस्ट्रेशन देख लीजिए, इसका इलस्ट्रेशन हो गया 102. 102 जो है, बस डिफरेंसेस यहीं खत्म हो गए. 102 कॉमन है. 102 क्या है सर? कॉमन है.
102 में एक बात लिख लीजिए, लिखिए इसमें पार्टीज, ऐसे लिखिए, पर्सन हु आर नॉट पार्टीज टू द डॉक्यूमेंट, पर्सन हु आर नॉट पार्टीज टू द डॉक्यूमेंट, पर्सन हु आर नॉट पार्टीज टू द डॉक्यूमेंट may give evidence of facts, may give evidence of the facts, may give evidence of the facts which related to contemporaneous agreement, varying the terms of document, लिखिए, वे व्यक्ति जो दस्तावेज के पक्षकार नहीं है, वे व्यक्ति जो दस्तावेज के पक्षकार नहीं है, वे व्यक्ति जो दस्तावेज के पक्षकार नहीं है, परंतु दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार होने वाले, परंतु दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार होने वाले किसी समकालीन करार को दर्शित करने के लिए, फेरफार होने वाले किसी समकालीन करार को दर्शित करने के लिए, किसी समकालीन करार को दर्शित करने के लिए तथ्यों का साक्ष्य दे सकते हैं, तथ्यों का साक्ष्य दे सकते हैं, तथ्यों का साक्ष्य दे सकते हैं। पार्टीज क्यों नहीं दे सकती सर? फेरफार के लिए किसकी वजह से नहीं दे सकती? वेरी गुड, 95 की वजह से नहीं दे सकती, लेकिन थर्ड पार्टी दे सकती है। अभी बात, इसको सेक्शन लिखने की क्या जरूरत है? तो हमें पहले पता ही है। हाँ बताओ, ये हमने तो भाई पढ़ा ही नहीं इतने को इसको कि भैया थर्ड पार्टी दे सकती है, अब इसको लिखने की क्या जरूरत थी? और ये कंटेम्पोरेनियस एग्रीमेंट किसकी बात करता है? प्रोवाइजो 4 की बात करता है, याद करो। चौथा था ना सर, चौथा प्रोवाइजो 95 का। अब देखेंगे, अभी इलस्ट्रेशन पे आते हैं, वी वुड कम टू द इलस्ट्रेशन आल्सो। समकालीन करार को दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है, समकालीन करार को दर्शित करने के लिए, साक्ष्य दिया जा सकता है, साक्ष्य दिया जा सकता है। अब होता क्या चीज है, इसको समझिए। 2 मिनट लगेंगे यार समझाने में, कर कुछ नहीं है मेरे को। मान लीजिए 5 लाख रुपए में इस पूरी बिल्डिंग का ईयरली रेंट कितना तय हुआ है सर इस बिल्डिंग का? 5 लाख। और उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि ये जो बेसमेंट है सर, ये बेसमेंट मैं आपको नहीं दूंगा। क्या बोला? बेसमेंट आपको नहीं दूंगा। सर 3 महीने हो गए, क्या हो गए? 3 महीने। और बेसमेंट रेंट पे उठानी है इसका, इसको लगा बेसमेंट में अलग से रेंट पे देके इसका पैसा मैं अलग से कमा लूंगा, ठीक है? बेसमेंट रेंट पे उठ नहीं रहा है, तो एक दिन मैं ही जाता हूँ और बोलता हूँ कि सर मेरे पास एक पर्सन है, ठीक है, आप उसको ये दे दो, आप उसको दे दो, जो भी रेंट होगा ऊपर से अपन देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो आपने एक एग्रीमेंट किया है, जिसको आपने समकालीन एग्रीमेंट किया, आपने कंटेम्पोरेनियस एग्रीमेंट किया है, जो इस एग्रीमेंट से अलग है। आपने अलग से एक एग्रीमेंट किया है जो इस एग्रीमेंट से अलग है। मैंने बोला कि मेरा एक दोस्त है जो बेसमेंट में कैंटीन खोलना चाहता है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, वेरी वेल देन, खोलिए कैंटीन। अब जो मेरा दोस्त है वो कौन है सर इसमें? थर्ड पर्सन। मैं तो ओरल एग्रीमेंट नहीं दे सकता, नहीं मकान मालिक ओरल एग्रीमेंट, ओरल एविडेंसेस दे सकता है। कुछ भी बदलाव हुए इसमें तो वो कौन देगा? थर्ड पार्टी देगी। इसी बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इस चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? कल को अरे सर मेन जो प्रोविजन है उससे अलग कुछ किया ना आपने। सेक्शन 95 ये तो बोलता है कि अगर आप कुछ बदलाव करते हो मेन एग्रीमेंट में तो आप ओरल एविडेंसेस नहीं दोगे, लेकिन थर्ड पार्टी तो दे सकती है। इसी को हमने सेक्शन 95 में इंटरप्रेट किया था। चलिए इसी को आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक सेकंड रुक जाइए, पहले इसको खत्म करने दीजिए। अपने उसको शांत करना सीखिए, उत्सुकता को। हर दिन समझाना पड़ता है। A and B make a contract in writing that B shall sell a certain cotton to be paid on the delivery. एग्रीमेंट क्या है इनके बीच में? कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है सर इनके बीच में? हुआ है सर B क्या करेगा? A को कुछ कॉटन सेल आउट करेगा। At the same time they make an oral agreement that 3 months credit shall be given to A. इसने भी बोला है कि इसने ये भी बोला है कि भैया मैं 3 महीने का क्या दे रहा हूँ? क्रेडिट। मतलब मैं 3 महीने तक इससे पैसे नहीं मांगूंगा।
ये क्या कर रहा है सर, अलग से उन्होंने किया 3 महीने का मैं तेरे को क्रेडिट दे रहा हूँ, 3 महीने तक मैं तेरे से पैसे नहीं मांगूंगा। सपोज करो मेरे पास एक फैक्ट्री है सामान बनाने की, मान लीजिए मेरे पास एक राइस मिल है, अब मैं आपको राइस बेचता हूँ, आपने बोला सर मेरे राइस दुबई जाते हैं, वहां से पेमेंट क्लियर होने में 2 से 3 महीने लगते हैं, तो मैंने बोला ठीक है 3 महीने बाद पेमेंट देना, आज ले जा, 3 महीने बाद पेमेंट देना। ये हमने क्या किया, ओरल एग्रीमेंट किया है, जो उसमें नहीं था। क्या पता उसमें भी हो, इस बात को लेके ये इलस्ट्रेशन अभी कंफर्म नहीं कर रहा है, आगे पढ़े क्या पता कंफर्म कर दे। At the same time, they make an oral agreement that the 3 months credit shall be given to A. This could not be shown as between A and B, but it might shown by C. It affected his interest. अगर मान लो ये जो चेंज किया है हमने, अलग से ओरल एग्रीमेंट किया है, इसके लिए ए और बी तो एविडेंस नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि सेक्शन 95 उसको रोकता है, जैसा हमने पढ़ा, क्योंकि सेक्शन 95 एज बिटवीन द पार्टीज लगता है, केवल पक्षकारों के मध्य लगता है। हमने पढ़ा था 95 में सिर्फ पार्टीज के बीच में लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए बेसमेंट किराए पे ले रहा था मैं, कल को बोलता है कि नहीं मैं बेसमेंट नहीं दूंगा, तो कैंटीन जो लेने वाला आया है, मेरा दोस्त सी जो कैंटीन चलाना चाहता है, उसमें उसके इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हैं ना सर। तो अगर आपके राइट और आपके इंटरेस्ट अगर प्रभावित हो रहे हैं, देन इसका मतलब है तो आप ओरल एविडेंसेस दे सकते हो, लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपके इंटरेस्ट प्रभावित हो। थर्ड पार्टी के सामने अगर कोई चीज हुई है तो भी आप दे सकते हो। इस सेक्शन से सिर्फ ये बात पता लगी कि इंटरेस्ट भी प्रभावित होने चाहिए, लेकिन हम यहां पे इसकी बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर। और ये सही बात भी है, अगर आप देखो जनरल रूल में, ऐसे तो कोई भी टॉम डिक एंड हैरी उठ के आ जाएगा कि चलो ठीक है सर आ जाओ, आजा इंटरेस्ट दे, तेरे इंटरेस्ट प्रभावित होने चाहिए। जब हम कहते हैं ना कि सिर्फ बिटवीन द पार्टीज लगता है, पार्टीज मौखिक साक्ष्य दे सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी दे सकती है, तो थर्ड पार्टी भी कौन सी? वो पार्टी जिसके इंटरेस्ट, यहां से इस इलस्ट्रेशन से, सेक्शन से सिद्धांत पता लगता है कि आपके इंटरेस्ट प्रभावित होंगे तभी आप जाके ओरल एविडेंसेस दोगे। समझ में आई बात? इंटरेस्ट प्रभावित होने चाहिए। यहां से देखिए इलस्ट्रेशंस, एक और बात सुनिए, देखिए सर जब भी इलस्ट्रेशंस आते हैं तो इलस्ट्रेशंस ही एक तरह से, इसको बोलते हैं इंटरनल एड। क्या बोलते हैं? पढ़ा हुआ ना मैम ने? हाँ, अरे मैम ने पढ़ाया होगा आप लोगों को इंटरप्रिटेशन ऑफ इश्यूज में, किसको बोलते हैं? इंटरनल एड, आंतरिक सहायता। दो तरह के एड होते हैं, इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड। दीज ऑल आर द इंटरनल एड। तो मतलब इलस्ट्रेशंस भी इसी का एक एक्सटेंडेड विस्तृत रूप है। देखा जाए तो ये भी एक तरह से सिद्धांत की तरह काम करते हैं, इलस्ट्रेशंस भी सिद्धांत बनाते हैं। तो यहाँ सिद्धांत क्या पता लगता है कि अगर थर्ड पार्टी को देना है ना एविडेंस, तो उसके इंटरेस्ट प्रभावित होने चाहिए। हाँ, कोई सवाल? तो फिर शांत रहा करो ना, यही था तो। उसको और क्लेरिफाई कर दिया यहाँ पे। हाँ बस आप उत्सुकता को शांत रखना सीखिए, ये इसको बोलते हैं ओवर एंथुसियास्टिक। जज को कभी ओवर एंथुसियास्टिक नहीं होना चाहिए। अगर जज साहब ओवर एंथुसियास्टिक होंगे ना तो सामने वाली पार्टी का केस बिगड़ जाएगा, फिर एक वकील आपको गाली देगा कोर्ट खत्म होने के बाद में, और क्या कहेगा कि जज साहब बायस है। नहीं कहेगा। एक सवाल है जो उसको पूछना चाहिए उससे, लेकिन वो अभी नहीं पूछ रहा है। कोर्ट में कितना मुंह कब खोलना है उसका पैसा देता है एडवोकेट को। एक ट्रायल चल रहा था कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा था, एक मर्डर हुआ था, एक मर्डर हुआ था, अंधेरा था, ठीक है ना। तो एक आदमी पहचानने आता है, एक आदमी क्या आता है? पहचानने आता है और बोलता है कि हाँ सर मैंने इसको देखा था। अगर वो चुपचाप रहता वहां पे, सामने वाला एडवोकेट, मतलब मान लीजिए एक एडवोकेट, एक गवाह आया है, विटनेस आया है, साक्षी आया है बयान देने कोर्ट के अंदर। वो जब बयान देने आया कोर्ट के अंदर, जब कोर्ट में कोई स्टेटमेंट डिलीवर करने आया है, तो उसने क्या बोला कि सर रात के 10 बज रहे थे और आई हैव सीन सो एंड सो पर्सन कि उसने मर्डर किया है। सामने वाला एडवोकेट, यंग एडवोकेट, अति आतुरता में बोला, अति आतुरता और अति उत्साहपन में क्या बोलता है, उस टाइम तो वहां पे अंधेरा था, आपने कैसे देख लिया? क्या बोल दिया उसने? जबकि जज साहब इन्फ्लुएंस यही ले रहे थे कि रात के 10 बजे हैं, उसने 10 बजे किसी को देखा है गांव में, वो भी अंधेरा ही होता है। जज साहब तो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस ले रहे थे ना, जज साहब तो ऑलरेडी अनुमान लगा ही लेते इस बात का। लेकिन वो यंग एडवोकेट था आपकी तरह, जो अपने उत्साह को रोक नहीं पाया और आके बोल दिया
10 बजे तो अंधेरा था, कैसे देख पाए? तो सामने वाले एडवोकेट ने बोल दिया कि गांव के लोग, हर एक आदमी, गांव के लोगों में एक तो बहुत खेतों में कोई आता नहीं है, और कोई आता है तो उसको पहचान लेते हैं क्योंकि उसकी पेक्युलर चाल होती है या ढंग होता है चलने का, ठीक है ना। और गांव के लोग इतने हैबिचुअल होते हैं कि उनको हल्की सी उजाले में भी दिख जाता है। ले, अब जज साहब वो पॉसिबिलिटी जो तेरे फेवर में लेते, वो भी अब तूने बीच में बोल के आउटराइटली रिजेक्ट करवा दी। इसलिए कहते कम मुंह खोलो, इंटरव्यू में बर्बाद करके आओगे, वरना होशियारी जो है वो यहां नहीं दिखाओ। और इस फील्ड में होशियारी नहीं, होशियार लोग नहीं चलते, समझदार लोगों का फील्ड है ये। किसका? सारे डाउट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें डाउट आएगा ही नहीं। प्लीज थोड़ा सा सब्र रखिए। लिखिए सेक्शन 103। हर दिन एक ही बार समझानी पड़ती है आप लोगों को, पता नहीं कब सीखोगे। ठीक है, 103। देखिए सर, ये चैप्टर स्टार्ट कहां से हुआ था? ये पूरा चैप्टर कहां से स्टार्ट हुआ था? 94 से। ये क्या बोल रहा है इसमें? लिखिए एक लाइन, देखिए चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, अध्याय नंबर 6, अध्याय संख्या 6, अध्याय संख्या 6, ब्रैकेट में लिखना 94 से 103, 94 से 103। shall not apply, shall not apply, shall not apply, shall not apply to the will, shall not apply to the will। 94 से 103 विलो पर लागू नहीं होते, विलो पर लागू नहीं होते, विलो पर लागू नहीं होते। क्यों लागू नहीं होते, इसका रीजन समझिए। मैंने आपको पहले ही बताया, विल को राइटिंग में रजिस्टर्ड में होना आवश्यक नहीं है, नहीं है ना। क्या कहा समझाया था? जो अंतिम है वही मान्य है, ये समझाया था ना। अगर मान लीजिए, अगर कहीं पे लिख दिया सेक्शन 17 ने इंडियन नेशनल एक्ट का कहीं पे लिखा हुआ है कि विल को राइटिंग में होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ, उसका जिक्र भी नहीं करते। अब मान लीजिए उसको कहीं लिख देते कि इसको राइटिंग में होना चाहिए, तो फिर पार्टी ओरल एविडेंस कैसे देगी फिर इसमें? यहां पर पार्टी आके बोल सकती है ओरल एविडेंस देके भी कि बाबूजी की अंत में बुजुर्गता के कारण, वृद्धावस्था के कारण, बुजुर्गता तो कोई शब्द नहीं होता, वृद्धावस्था शब्द, वृद्धावस्था के कारण वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, उनको जहां बोलते थे साइन कर दो वो कर देते। आ सकते ना कि उनकी सबसे बड़ी बेटी आके बोले कि वो इतने बीमार हो गए, तो रोते रोते आंसू बहाते बहाते बोले वो तो इतने बीमार थे, इन लोगों ने तो फायदा उठाया है, वो तो इतने बीमार थे कि अंत समय में भी परिवार का ही सोच रहे थे, राम नाम जपते रहते थे दिन भर, और वृद्धावस्था का उनको पता ही नहीं था। अब ये ओरल एविडेंस जो बहन दे रही है, उनकी बेटी दे रही है बड़ी, कैसे देती अगर आप ओरल एविडेंस अलाउ कर देते? तो ओरल एविडेंस को अलाउ नहीं करते तो बात समझ में आ रही है? तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना, विल जो होती है वो लास्ट वैलिड होती है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड करवाए तो वेल गुड, वेल एंड गुड, नहीं करवाए तो कोई बात नहीं। इसलिए इसके प्रोविजंस यहाँ नहीं लगते। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं, इतना टाइम नहीं है। पार्ट 4 डालिए, हेडिंग डालिए पार्ट 4, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। पार्ट 4 लिखिए, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ। अरे अभी खट खट खत्म हो जाएगा पूरा काम, पता नहीं चलेगा कब सुबह से शाम हो गई। प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, पार्ट 4 का नाम क्या है? प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ। साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव, साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव, साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव। देखिए चैप्टर 7 अध्याय 7, लिखिए अध्याय 7, अध्याय 7 का नाम क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ। कहां से कहां तक है सर? 104 से 100 नहीं, अरे ऐसे मत कीजिए यार, देख के बताइए। अरे देख के बताओ भाई, अंधों की तरह मत बोलिए। हाँ तो सेक्शन चेंज हो गया, देख के भी नहीं बता पा रहे हो, बिल्कुल पढ़े लिखे मूर्ख हो तुम लोग, दिक्कत है। और किस बात का कॉन्फिडेंस से देख लेगा तो क्या हो जाएगा? आंखों को टैक्स लगेगा क्या मृदुल?
या तो बोलो मत, या बोलो तो सही बोलो। आप क्लास में मुंह खोलना बंद ही कर दो सब। सवाल हो तो पूछो, वो भी टॉपिक खत्म हो तब। जब बोलना तब बोलते नहीं है। तो सर ये कहां से कहां तक है? 104 से 120 तक है। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है इसको समझिए। उसको बोलते हैं सबूत का भार। सबूत का भार का सिंपल सा मतलब ये है कि सर अगर आप कोई भी केस जीतना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोर्ट आपके पक्ष में कोई निर्णय दे, कोई जजमेंट आपके फेवर में होना चाहिए, तो आपको कुछ फैक्ट्स को साबित करना पड़ेगा। और जो आप कुछ फैक्ट साबित करेंगे वो साबित किसके थ्रू करेंगे? बर्डन ऑफ प्रूफ के थ्रू। किसके थ्रू? जैसे मान लीजिए क्लास में सीसीटीवी लगा दिया मैंने, ठीक है ना, और एक स्टूडेंट है जिसको मुझे पता लगा कि क्लास में किसी बच्ची की कोई चीज रह गई थी, तो स्टूडेंट बाद में आता है अपना बैग वैग लेने, तो उस चीज को भी अपने साथ ले जाता है। सीसीटीवी में दिख गया कि वो बच्चा भी, उससे पूछा कि यार आपके पास में उसने आपने फोन देखा था क्या उसका? सबसे लास्ट में आप ही एंटर किए थे। और मेरे को सीसीटीवी में दिख रहा है कि उसने उसका फोन वहां से पिक किया है। आई हैव सीन इट। मुझे लगा इसकी शुरुआत में मजाक कर रहा है, लेकिन एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, लड़की परेशान हो रही है, बच्चा परेशान हो रहा है, जिसका वो फोन था। अब मुझे ये बात लग रहा है कि अभी थोड़ी सीरियस घटना हो चुकी है। हो सकता है ना दोस्त एक दूसरे फोन उठा के रख दें। मुझे लगा कि यार अभी घटना क्या हो रही है, और घटना की पिकुलिटी को जानते हुए मैंने उसको बोला कि भाई आजा। मैंने पूछा कि भाई बता। उसका फोन लिया। तो सबूत का भार किसके ऊपर है? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। किसके ऊपर है? अरे मेरे ऊपर होगा, उसके ऊपर क्यों होगा? मैं उसको दिखाऊंगा ना सीसीटीवी की फुटेज, देख उठा रहा है ना फोन। अब बता। तो बोल सकता ना कि सर मैंने फोन नहीं उठाया, वहां तो मेरा टिफिन पड़ा था, या मेरा पानी की बोतल थी, या सर वो जो फोन उठाया वो मेरा ही था, यही फोन था जो मैंने उठाया। कुछ भी बर्डन ऑफ प्रूफ को डिस्चार्ज करेगा वो। सबूत का भार जो जो होता है, जो उसको बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर तुमने बर्डन ऑफ प्रूफ देखिए, सिविल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ होता है अपने प्लेंटिफ के ऊपर। किसके ऊपर होता है? और क्रिमिनल केसेस में होता है प्रोसिक्यूटर पर। किस पे होता है? अभियोजन पर। मान लीजिए, सुनिएगा इधर, देखते रहिए, पहले एक बार सुन लीजिए। मान लीजिए अगर गलत बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ डालना था इसके ऊपर, लेकिन कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट स्टार्ट होते ही बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डाल दिया किसके ऊपर? डिफेंडेंट के ऊपर या फिर अक्यूज के ऊपर। सबूत का भार किसके ऊपर होना चाहिए था? इनके ऊपर। जैसे जब उस बच्चे को मैंने बुलाया और आते में बोलता हूं बता फोन कहाँ है, तो ये गलत है ना। अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो उस किसी के ऊपर, एलिगेशन भी छोटा मोटा नहीं, चोरी का एलिगेशन लगा रहे हो अगर, तो आप तो अपना बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करो पहले। तो सबूत का भार है उसको खत्म करो पहले। मैं प्रूव करूंगा ना, मैं सीसीटीवी दिखाऊंगा, या फिर किसी बच्चे ने उठाते हुए देखा होता उसको बताऊंगा देखो ये था वहां पे, तूने उठाया। सबूत का भार जो होगा वो तो मेरे को डिस्चार्ज करना पड़ेगा ना। बर्डन ऑफ प्रूफ को मेरे को अल्टीमेटली डिस्चार्ज करूंगा तभी तो काम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपने किसी गलत पर्सन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लगा दिया और उससे आया कोई जजमेंट, तो ऐसा जजमेंट होता है वॉइड। क्या होता है? शून्य होता है ऐसा जजमेंट। ये इतना स्ट्रॉन्ग चीज है। सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ कोर्ट में लगाया जाता है, और वो भी बिल्कुल सही लगाना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी आगे बर्डन ऑफ प्रूफ लगा के चले गए। बात समझ में आई? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम्म थोड़ा सा लिखना स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा एक दिन ना एक डायग्राम सा बना लीजिए यार, लिखना स्टार्ट करेंगे अभी। सामान्य सबूत का भार, सामान्य सबूत का, जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ। जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ ये है 104, 105।
स्पेसिफिक बर्डन ऑफ प्रूफ, विशिष्ट सबूत का भार, ये 104 6 से 114। निश्चायक सबूत, कौन सा निश्चायक सबूत? 116। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, विपरीत सबूत का भार, विपरीत सबूत का भार, विपरीत सबूत का भार। अब इसी के अराउंड हमारी क्लास जो है वो रिवॉल्व करेगी नेक्स्ट 2 to 3 डेज। ठीक है, ये खत्म होगा तो फिर सब आसान आसान सा ही है। देखो बहुत ही, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट और टिपिकल की हाँ कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। होस्टाइल जो है टाइम लेगा, होस्टाइल विटनेस, पक्षद्रोही साक्ष्य को समझाने में समय लेता है, और बाकी तो सब आसान ही है। बाकी सब क्या है? आसान। एक अकम्प्लिस भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सहअपराधी। चलिए शुरू करते हैं। 104 लिखने के पहले सिंपल एक हेडिंग डालो, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ, व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार क्या है, सबूत का भार क्या है। एक और सवाल लिखिए, व्हाट इज ऑनस ऑफ प्रूफ, व्हाट इज ऑनस ऑफ प्रूफ, व्हाट इज ऑनस ऑफ प्रूफ, साबित करने का भार क्या है, साबित करने का भार क्या है। आगे लिखिए, थर्ड क्वेश्चन लिखिए, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ऑनस ऑफ प्रूफ एंड बर्डन ऑफ प्रूफ, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ऑनस ऑफ प्रूफ एंड बर्डन ऑफ प्रूफ। क्या क्या साबित करने के भार व सबूत के भार के मध्य कोई अंतर है, मध्य कोई अंतर है। और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, विपरीत सबूत के भार से क्या तात्पर्य है, विपरीत सबूत के भार से क्या तात्पर्य है, विपरीत सबूत के भार से क्या तात्पर्य है, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। लिखिए, व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ में लिखिए प्लीज। द बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स, द बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स, व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ में लिख रहे हैं, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन। द बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स द ऑब्लिगेशन टू प्रूव ए फैक्ट, द ऑब्लिगेशन टू प्रूव ए फैक्ट, सबूत के भार से तात्पर्य होगा कि, सबूत के भार से तात्पर्य होगा कि, सबूत के भार से तात्पर्य होगा कि किसी तथ्य को साबित किए जाने की बाध्यता, किस तथ्य को साबित किए जाने की बाध्यता। द ऑब्लिगेशन टू प्रूव ए फैक्ट, किसी तथ्य को साबित किए जाने की बाध्यता। द स्ट्रिक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म, द स्ट्रिक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म, the strict meaning of the term burden of proof, the term burden of proof is this, सबूत के भार का निश्चित अर्थ ये होगा कि, सबूत के भार का निश्चित अर्थ ये होगा कि
सबूत के बाद का निश्चित अर्थ होगा कि that if no evidence is given by either of party, that if no evidence is given by either of party, अर्थ ये होगा कि यदि यदि if no evidence is given by either of the party, यदि दोनों पक्षकारों में से कोई भी साक्ष्य किसी के भी द्वारा, यदि दोनों पक्षकारों में से किसी के भी द्वारा साक्ष्य न दिया जाए, यदि दोनों पक्षकारों में से किसी के भी द्वारा साक्ष्य न दिया जाए, if no evidence is given by either of party, then the suit or proceeding will ultimately fails. तो ऐसी वाद और प्रक्रिया अंततः असफल हो जाएगी. ऐसी वाद और प्रक्रिया अंततः असफल हो जाएगी. फिर दोनों पार्टीज अगर साबित नहीं कर पा रही है तो वहीं पे आ जाएंगे ना जहां से शुरुआत हुई थी. जैसे ए वर्सेस बी है, समझना बात. ए वर्सेस बी है. ए बोलता है कि इसने मेरे से 5 लाख लिए हैं. ए आके कुछ भी आके साबित करके गया, कुछ भी बोल के गया, ठीक है ना, साबित नहीं कर पाया. बी ने भी आके बी भी कुछ साबित नहीं करके गया. तो दोनों पार्टी कुछ साबित ही नहीं करके गई तो फिर उसी जगह खड़े हो गए ना वापस आके. तो अगर ये साबित नहीं कर पाया तो ये भी तो कहां साबित कर पाया. तो किसी को कुछ मिला क्या? अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये जो सूट है 5 लाख रुपए का, ये क्या हो जाएगा? डिसमिस हो जाएगा सर. जैसे प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया और अक्यूज भी अपनी बात साबित नहीं कर पाया. अक्यूज बोल रहा था मैं तो था ही नहीं वहां पे, लेकिन अक्यूज भी कुछ साबित नहीं कर पाया. मान लीजिए एक मर्डर होता है और प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पा रहा है. अक्यूज भी बोल रहा है कि मैं वहां था नहीं. तो भाई तू जहां था वहां का एविडेंस लेके आ. अक्यूज भी एविडेंस नहीं लेके आ रहा. तो कोर्ट ये थोड़ी ना है कि फिर भी उसको सजा देगी क्या? तो सिंपल सी बात है कि अगर दोनों पार्टीज फेल है साबित करने में तो फिर केस भी अल्टीमेटली फेल ही होगा, या सूट भी है, प्रोसीडिंग्स भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, अंततः वो भी समाप्त हो जाएगी. सबूत का भार इतना स्ट्रांग होता है. आगे लिखिए. द एक्सप्रेशन बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स 2 डिफरेंट थिंग्स. सबूत के भार के दो भिन्न अर्थ निकल सकते हैं. पॉइंट नंबर 1, sometimes that the party is required to prove an allegation. Sometimes that the party is required to prove an allegation. Sometimes that the party is required to prove an allegation before judgment is given in his favor. कई बार पक्षकार को कोई आक्षेप का अस्तित्व साबित करना होता है ताकि निर्णय उसके पक्ष में आ सके. ताकि निर्णय उसके पक्ष में आ सके. पॉइंट नंबर 2 लिखिए. It also means that on the contested issue, इसका अर्थ ये भी है कि विवादग्रस्त
विवादग्रस्त विवादकों पर ऑन द कंटेस्टेड इश्यूज both the parties has to introduce evidences both the parties has to introduce evidences विवादग्रस्त विवादकों पर दोनों पक्षकारों को दोनों पक्षकारों को साक्ष्य देने होंगे साक्ष्य देने होंगे साक्ष्य देने होंगे साक्ष्य देने होंगे। जैसे पहली बात तो ये कि अगर सब मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई क्लास से फोन उठाया है, ठीक है ना, अगर मैं साक्ष्य नहीं दे रहा हूं, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। आई हैव टू गिव द एविडेंसेस। अगर मैं एविडेंसेस नहीं दे रहा हूं तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ ये थोड़ी ना है कि जो तुमने प्लीडिंग्स में लिखा है वही तुम दिखा रहे हो कोर्ट को। समझ में ही बात? तुमने जो प्लीडिंग्स में लिख दिया, देखो सर मैंने लिखा है ना, और प्लीडिंग्स में साइन भी किया है मैंने, एफिडेविट भी दिया है, मतलब उसको आप साबित, उसको आप ऑन द रिकॉर्ड लो। कोर्ट क्यों ऑन द रिकॉर्ड लेगा भाई? तो साबित कर, सबूत लेके आ। अगर तेरा क्लेम है 5 लाख रुपए तुझसे मांगता है तो कोई डॉक्यूमेंट दिखा कोर्ट को कि तेरे पास देख उसका उसका पोस्ट डेटेड चेक पड़ा है, या फिर तेरे पास लिखा, उसने एक स्टाम्प में लिख के दिया है, तेरे पास है क्या? किस आधार पर तू बोल रहा है कि उसने 5 लाख लिए हैं? डू यू हैव एनी ऑप्शन कि उसने 5 लाख रुपए आपसे लिए हैं? दैट इज द क्वेश्चन ना। एंड यू टू एड्रेस ऑल्सो दैट क्वेश्चन। द फर्स्ट थिंग इज कि आपको अगर जजमेंट चाहिए आपके फेवर में तो आपको बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ 5 लाख रुपए वो मेरे वापस दे दे, तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मेरे को सबसे पहले मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? मुझे सबसे पहले मुझे सबसे पहले यही तो ना कि मैं उस फैक्ट को प्रूव करूं कि इसने मेरे से 5 लाख रुपए लिए हैं। दूसरा, उसके लिए मैं एविडेंसेस भी दूंगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ के दो इम्प्लीकेशंस हैं। सबूत का भार अगर मैं बोलता हूँ कि आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, तो इसका मतलब है कि आपको सबूत देना है, आपको एविडेंसेस देने हैं कोर्ट में, आपको प्रूव करना है उस फैक्ट को। बात समझ में आई? आपको प्रूफ ऑफ फैक्ट उस फैक्ट का लेके आना है। अब नहीं लेके आओगे तो फिर हार जाओगे। एक बार सेक्शन पढ़ी 105। 105 यही कहता है कि अगर आप कुछ नहीं लेके आए तो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली असफल हो जाओगे। दोनों पार्टी में कोई पार्टी नहीं लेके आ रही तो फिर अल्टीमेटली केस डिसमिस ही होगा ना। लिखा हुआ है। जैसे मेरे एक रिलेटिव है, वो क्या, उनका काम क्या है ना, पानी के टैंकर डालने का, वाटर सप्लाई करने का होता है ना छोटे छोटे टाउन में, तो उनके 4-5 टैंकर है पानी के। तो एक बार अकाल पड़ा होगा 2010-11 में कभी राजस्थान में, उन्होंने उन्होंने किसी जयन जो होता है ना, एक्सन वक्सन होते हैं जलदाय विभाग में, है ना, आईएन एक्सन, उसके किसी कहने पर पानी के टैंकर डाले जलदाय विभाग की तरफ से। अब कोई लिखित ऑर्डर तो निकालना पड़ेगा ना, या टेंडर, आपके पास टेंडर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए ना। जलदाय विभाग वालों ने बोला कि आप ऐसा करो, टैंकर की सप्लाई कर दो जलदाय विभाग की तरफ से, पानी की कमी थी। तो गली मोहल्ले में जाके उन्होंने बहुत पानी के टैंकर बांटे 2-3 महीने पूरे, गर्मी गर्मी। और हर दिन क्या करते थे वो, एक छोटी सी स्लिप बनाते थे, छोटी सी डायरी में एंटर करते थे कि आज इतना टैंकर यहाँ डाला, आज इतना टैंकर वहां डाला। उस एक्शन का ट्रांसफर हो गया। अब वो कह रहे हैं कि मैं क्लेम कैसे लेके आऊं? तो सबूत का भार किसके ऊपर है? उन्हीं के ऊपर होगा ना भाई। अगर तुम जलदायु विभाग के अगेंस्ट केस कर रहे हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? उन्हीं के ऊपर है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का सिंपल सा मतलब ये होता है कि सर, बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब ये होता है कि पार्टी फेल हो जाएगी अगर एविडेंस नहीं देता। दूसरा मतलब होता है कि पार्टी हैज टू इंट्रोड्यूस दिस न्यू एविडेंसेस। साक्ष्य देने पड़ेंगे ना। आप अगर अपनी प्लीडिंग्स में कुछ भी लिख देते हो और उसको वेरीफाई भी कर देते हो, एफिडेविट भी लगा दिया, वो सब ठीक है, लेकिन किस बेसिस पे आपका क्लेम है ये कौन बताएगा? और कभी कभी क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस चीज के लिए? कोज ऑफ एक्शन साबित करने के लिए। सबूत सबूत का भार किस चीज के लिए? वाद हेतु को साबित करने के लिए। मैं तुमसे 5 लाख रुपए लिए हैं, तुमने मांगे, उसने मना कर दिए, तो मतलब तुमको एक कोज ऑफ एक्शन मिल गया, तुमको वाद हेतु मिल गया। कोज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? देयर इज ए लीगल राइट, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट एंड द डिनायल ऑफ सच लीगल राइट। कि एक विधिक अधिकार आपके अस्तित्व में था 5 लाख रुपए का मांगने का, लेकिन उस आदमी ने क्या कर दिया? मना कर दिया। जिस दिन मना किया उसी दिन क्या हो गया है? द कोज ऑफ एक्शन इज अराइज्ड। समझ में आई बात? तो दैट्स हाउ दोस थिंग्स आर वर्क। आप किस चीज के लिए सबूत का भार मांग रहे हो? इन ऑर्डर टू प्रूव द कोज ऑफ एक्शन। लिखिए एक लाइन, थर्ड और पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट और लिखिएगा। इन सिविल केसेस, इन सिविल केसेस, सिविल मामलों में, इन सिविल केसेस, द ऑब्जेक्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ इज, द ऑब्जेक्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ इज
द ऑब्जेक्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ इज इन ऑर्डर टू प्रूव कॉज ऑफ एक्शन, इन ऑर्डर टू प्रूव कॉज ऑफ एक्शन। सिविल मामलों में सबूत के भार का मुख्य उद्देश्य वाद हेतुक को साबित करने से होता है, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई थिंक, है ना? दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो क्लास इज ऑलरेडी बीन मोर देन 120 110। ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट ही हुआ अभी तो क्लास को, बट दैट इज इनफ आई थिंक, क्योंकि फिर मेरे को 101 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।